तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका के बाद नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत की 16 दवा कंपनियों पर लगाया बैन। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पठान फिल्म को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने शाहरुख खान को जान से मारने की दी धमकी। कहा जो भी शाहरुख खान को जान से मारेगा उसका मुकदमा लड़ेंगे हम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के 3 नेता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार को राहुल गांधी ने फिर से दी नसीहत। कहा मित्रों को मेवा खिलाना बंद करें मोदी, जनता की करें सेवा, नहीं तो 2024 में हारेंगे चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेजस्वी यादव ने बिहार में किया ऐलान। बिहार में 75,543 पदों पर होगी पुलिस की सीधी भर्ती। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 कंपनियों पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के बाद नेपाल ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत की 16 दवा कंपनियों पर आज बैन लगा दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सरकार के ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने योग गुरु रामदेव के पतंजलि प्रोडक्शन का निर्माण करने वाली दिव्या फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों पर बैन लगाया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्छी विनिर्माण प्रार्थनाओं का पालन करने में विफल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि आज इसकी जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बाबा रामदेव की भी कई दवाओं को इसमें बैन किया गया है और गुरु बाबा रामदेव की दिव्या फार्मेसी के सभी प्रोडक्टों को नेपाल में आज बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों पर बैन लगाया था और अमेरिका के बाद अब नेपाल ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत की 16 दवा कंपनियों पर बैन लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 3 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 3 नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा सीट भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका लगा। नगर पालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन आज थाम लिया। तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिले के 3 सीटों को 2023 के चुनाव में हम जीतेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2023 के चुनाव से पहले ही भाजपा को ये बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के साधु संतों ने शाहरुख खान को दी जिंदा जलाने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का इस समय देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेता शाहरुख खान की पठान फिल्म पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने अभिनेता शाहरुख खान पर देश की संस्कृति को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पठान फिल्म में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, इसका हमारे सनातनी संत लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जिहादी शाहरुख खान को खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिले तो उसे मैं जिंदा जला दूंगा। अगर उसे जिंदा जलाने का साहस और कोई करता है तो मैं उसका मुकदमा स्वयं लड़ूंगा और उससे करोड़ों रुपये दूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू संगठनों ने शाहरुख खान को जान से मारने की एक प्लानिंग कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को दी नसीहत। कहा मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते रहते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर भाजपा और आरएसएस को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने गैस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की घोषणा की। तो अब उन्होंने एक ट्वीट कर मोदी सरकार को नसीहत दी और जनता की सेवा करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार की कीमतों के आधे से भी कम दामों में प्रधानमंत्री जी मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। सोशल मीडिया पर काफी लोग इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राहुल गांधी का भरकर समर्थन कर रहे हैं। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, बिहार पुलिस में बम्पर नौकरियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार पुलिस विभाग में बम्पर नौकरी देने जा रही है। इस संबंध
बाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को घोषणा कर दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने के लिए 75,543 पदों पर बिहार में पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती होगी। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार का ये कदम 20 लाख सरकारी नौकरियों और नौकरियों के अवसर प्रदान करने की सरकार की घोषणा का हिस्सा है। मालूम हो कि इसी महीने की शुरुआत में जानकारी मिली थी कि पुलिस में दरोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही और चालक समेत कई पदों पर 74,000 भर्तियां कराई जाएंगी, जिनमें 56,000 पदों को सीधी भर्ती के लिए भरा जाएगा, बाकी को ऐसे ही भर दिया जाएगा। लेकिन अब बिहार में 75,543 पदों पर पुलिस की भर्ती होंगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोहरे को देखते हुए यूपी रोडवेज ने लिया फैसला, रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कोहरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि रात 12 बजे के बाद प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोहरे की वजह से हादसे को रोका जा सके। विभाग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी 1 माह के लिए बंद कर दी है। जानकारी के अनुसार यूपी में रात के समय परिवहन निगम की बसें नहीं चलेंगी। कोहरे से हादसे के बाद विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब रात में बसें चलाए जाने का फैसला मौसम सही होने के बाद लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कोहरा छटने के बाद यूपी परिवहन की बसें चलेंगी। आरएम व एआरएम को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैंप लगाने के भी निर्देश जारी किए गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। क्या 2017 की तरह अपनी 2022 में अपनी चुनाव लड़ेगी? अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें, वो अकेले, हम कम मना करते। समाजवादी पार्टी करना चाहती है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को कहा है। ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। ओवैसी साहब को कोई गठबंधन नहीं? हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाया। शिवपाल सिंह यादव तो उनसे बैठ के कर रहे हैं, गठबंधन की बातें भी हो रही है। अब वो करेंगे, वो उनकी मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आजम खान साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। देखिए, आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग छूट जाएंगे। अभी हाल ही में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गेट खोलने पर। तो हमने बताया कि हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालत में। हमें न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब लोगों को जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं होती, लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फायदा नहीं? देखिए, हम लाशों में सियासत नहीं करते, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई और सबने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बात में सवाल किया था। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने की लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया।
अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें